अर्ली 19th सेंचुरी में जहां एक तरफ पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमेनास ने ये बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वहीं दूसरी तरफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट जैसे फिनोमेनास ने ये कहा कि लाइट के पास अपना मोमेंटम भी होता है, एनर्जी भी होती है, तो वो एज ए पार्टिकल बिहेव करती है, राइट। तो इसने साइंटिस्ट और थिंकर्स को दो अलग अलग हिस्सों में बांट के रख दिया और उन्होंने ये कहा कि अगर आपको लाइट का नेचर पता करना है तो ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपेरिमेंट कैसा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई चीज़ देखते हो तो उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह चलती हुई आएगी, लेकिन जब आँख में रॉड्स और कोन्स में एनर्जी अब्जॉर्ब होगी तो उस समय वो एज ए पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में एक फ्रेंच PhD डी ब्रॉगली, जिसको हम दे ब्रॉय के नाम से भी जानते हैं, एक कमाल की हाइपोथेसिस रखी। उन्होंने ये कहा कि नेचर जो है वो सिमेट्रिकल है और हमने ये देख लिया है कि लाइट के दो नेचर हैं, वेव और पार्टिकल, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में जो मैटर है उसके भी दो बिहेवियर्स होने चाहिए, जिसे हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर कह सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो मैटर है, जिसको हम पार्टिकल कहते हैं, वो भी अपने आसपास एक वेव रखता है, यानी कि उससे भी एसोसिएटेड एक वेव होती है। तो लोगों ने उनसे पूछा क्या वो वेव मैकेनिकल वेव है या फिर वो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो उन्होंने ये कहा कि ना तो ये वेव मैकेनिकल है और ना ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इस वेव को उन्होंने कहा द मैटर वेव, जिसकी वेवलेंथ उन्होंने बताई वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू में प्लांक कांस्टेंट अपॉन में मोमेंटम, जैसे आप मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी भी कह सकते हो, राइट। अब ऐसी सिचुएशन में अगर किसी पार्टिकल का मास बहुत ज़्यादा है तो उससे एसोसिएटेड मैटर वेव आपको नज़र नहीं आएगी, जो कि मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। लेकिन अगर किसी पार्टिकल का मास बहुत कम है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, उसकी मैटर वेव होती है और वो आपको फिनोमेना नज़र भी आएगा एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। तो अब ऐसे में इसके दूसरे कंपोनेंट वेलोसिटी पे भी सवाल उठने लगे। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, और जिसकी वेलोसिटी जितनी कम होगी उसकी वेवलेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, यानी कि अगर वो रेस्ट में है, तो उस वक्त उसकी वेवलेंथ इनफाइनाइट है, यानी कि वो चल ही नहीं रही है। और अगर उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट जितनी है तो उसकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी है, बहुत ही कम है, जो आपको नज़र ही नहीं आएगी और आपको पार्टिकल एज ए लाइन में ट्रेवल करता हुआ नज़र आएगा, जैसा कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ भी होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स में यही फ़र्क है, क्योंकि हमें पता है कि वेबग्योर की जितनी भी लाइट्स होती हैं उन सब की वेवलेंथ्स अलग अलग होती हैं, फिर भी वो एक ही वेलोसिटी पर ट्रैवल करती है। लेकिन मैटर वेव में जो वेलोसिटी है वो मैटर करती है, यानी कि वेलोसिटी अगर ज़्यादा हुई तो आपकी वेवलेंथ कम है और वेलोसिटी अगर कम हुई तो वेवलेंथ ज़्यादा है। तो ऐसे में उनसे पूछा गया कि आपने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल की मैटर की वेवलेंथ होती है, तो क्या हम वो वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन E है जो कि पोटेंशियल V के अंदर ट्रैवल कर रहा है और उसका मास m है, तो उसमें उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी K इज इक्वल्स टू में आपकी E मल्टीप्लाई बाय V। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं p² अपॉन में 2m में, क्योंकि ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और फिर मोमेंटम की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इज इक्वल्स टू में अंडर रूट में 2mk, और k की जगह वैल्यू आप रख सकते हो ev, जो कि शुरुआत में आपने निकाली थी। और ये जो आपका फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल्स टू में h अपॉन में p की जगह ये वैल्यू रख दीजिए, और सारी मैथमेटिकल वैल्यू रखने के बाद, न्यूमेरिकल वैल्यू रखने के बाद आपके सामने वेवलेंथ की वैल्यू निकल के आएगी कुछ ये, यानी कि ये वो वेवलेंथ होती है जिस पे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है। तो ऐसे में ये सवाल उठा कि जो आपका एटम है उसमें न्यूक्लियस के आसपास जो खाली स्पेस है, क्या उसमें भी इलेक्ट्रॉन वेव बना के ही ट्रेवल करता है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, और इस तरीके से कुछ ऐसा नया डी ब्रोगली का एटम का मॉडल निकल के आया। उन्होंने ये कहा कि एक्चुअली जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर जो खाली स्पेस होता है उसमें एज ए वेव की तरह चलता है। तो कुछ इस तरीके से उनकी वेवलेंथ निकल के आई और उन्होंने ये बताया कि इस हाइपोथेसिस में मैटर भी वेव की तरह ट्रेवल करता है, राइट।
लेकिन ये चीज़ तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर ली गई, क्योंकि ये जो चीज़ है वो एक्सपेरिमेंट की मदद से ही साबित की जा सकती है कि इलेक्ट्रॉन एज ए वेव में ट्रेवल करता है और बाकी जो पार्टिकल है वो भी वेव में ट्रेवल करते हैं, जैसे कि प्रोटॉन हो गया, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में एक एक्सपेरिमेंट की बहुत ज़रूरत थी उस टाइम पे, और ये एक्सपेरिमेंट 1927 में हुआ, जिसको हम लोग डेविडसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसकी बात हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। इस एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ प्रूव हुई कि डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस सही है और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये भी आपकी वेव में ट्रेवल करते हैं और इन्हें हम मैटर वेव कहते हैं। और इसके लिए 1929 में डी ब्रॉय को एक नोबेल प्राइज़ भी मिला, राइट। तो अब आपको समझ में आया होगा कि डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस क्या थी और उन्होंने क्या कहा। अब अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या ये जो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस है ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करती है या नहीं, और आगे हम लोग समझेंगे कि डेविडसन-जर्मर का एक्सपेरिमेंट क्या था। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये हाइपोथेसिस समझ में आई होगी। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कोई दिक्कत आती है या हमसे कोई गलती हो जाती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।